तो दोस्तों, स्वागत है जी आज की एक नए वीडियो के साथ। और फिलहाल मैं हूँ मुजफ्फरपुर में और शाम का वक्त हो रहा है। कुछ इस तरह से बादल आसमान में छाए हुए हैं और पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं। यह जो पीछे सामने दिख रहा है वह है सिनेपोलिस, जहाँ कभी कभी फिल्म वगैरह देखने का अवसर मिलता है। मैं अपने घर के छत पर हूँ। अभी बाबा गरीबनाथ मंदिर से लौट कर आ रहा हूँ। एक्चुअली सावन के अंतिम सोमवारी, आज अंतिम सोमवारी थी और पूरे सावन महीने वहाँ एक कंट्रोल रूम खोला गया था, क्योंकि सावन के महीने में दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ को जल चढ़ाने, जल अर्पण करने के लिए यहाँ पैदल यात्रा करते हुए आते हैं। बहुत से लोग अपने वाहन से भी आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर पैदल भी यात्रा करते हैं, या फिर डाक बम की तरह, या फिर कांवर के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और जल अर्पण करते हैं। लेकिन फिलहाल शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं बाबा गरीबनाथ मंदिर से लौट आया हूँ। दिन है आज सोमवार और आज सोमवार का, आज सावन महीने का ये अंतिम सोमवारी भी थी, रक्षाबंधन था, तो इस कारण मंदिर में काफ़ी अधिक भीड़ थे। मंदिर में रहने का प्रयोजन यह था कि विधि व्यवस्था के उद्देश्य से वहाँ एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और यह कंट्रोल रूम सप्ताह के 3 दिन वहाँ फंक्शनल रहते हैं। सप्ताह में शनिवार, रविवार और सोमवार, इन 3 दिनों पर वहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा जल लाकर बाबा भोलेनाथ पर अर्पण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर आज से 300 साल पुराना है और इस मंदिर की स्थापना तब हुई थी जब बाबा भोलेनाथ ने वहाँ एक गरीब किसान को दर्शन देते हुए यह आदेश दिया था कि उस जमीन पर मेरी पूजा अर्चना करो। दरअसल वह जमीन जहाँ आज भगवान शिव का बाबा गरीबनाथ मंदिर स्थापित है, वहाँ पहले एक किसान का बगीचा हुआ करता था और उस बगीचे में कई सारे पेड़ थे। उसी समूह में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। किसान ने आर्थिक तंगी से वह जमीन एक जमींदार को दे दी और उस जमींदार ने वहाँ पर जो वन थे, जंगल थे, उसको उन्होंने साफ कराना चाहा। और जब उस वनों की पेड़ों की कटाई हो रही थी, उसी कटाई के क्रम में वहाँ पर बरगद के पेड़ से, ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ से रक्त जैसा कुछ लाल तरल पदार्थ निकलने लगा। उसी समय उसकी कटाई रोक दी गई और तत्क्षण वहाँ पर पूजा पाठ का कार्य प्रारंभ हो गया। एक मान्यता यह भी है कि एक गरीब भक्त बाबा के मंदिर में जो उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, उन्हें अपने पुत्री का विवाह करना था, लेकिन उनके पास धन की काफ़ी कमी थी। वह लगातार इस चिंता में जी रहे थे कि किस तरह से अपनी बेटी के विवाह के लिए वह धन की व्यवस्था करे और कैसे सारा सामान वगैरह उसकी व्यवस्था कर पाए। एक रात इसी चिंता में वो मंदिर प्रांगण में सो गए और बाबा भोलेनाथ उनके सपने में आए। उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि तुम सारी चिंताएं छोड़ दो, सारी व्यवस्थाएं होगी और समय हो जाएगी। सुबह जब उनकी नींद खुली और वो अपने घर गए तो सचमुच में वहाँ सारा विवाह के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक थी, वह सारी सामग्री उनके घर आया हुआ था। उन्होंने अपने घर में पता किया कि आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, तो उन्हें बताया गया कि कोई व्यक्ति आया था जिन्होंने ये सारे सामग्रियाँ घर में पहुँचाई है। इस तरह वह गरीब पुजारी इस चीज़ को समझ चुके थे, वह गरीब भक्त इस चीज़ को समझ चुके थे कि यह कार्य किसने किया है, और इस तरीके से बाबा भोलेनाथ की प्रसिद्धि लगातार फैलने लगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर दरअसल बाबा भोलेनाथ का ही मंदिर है और सावन महीने में इस मंदिर के प्रति लोगों में बहुत विशेष श्रद्धा होती है और यही कारण है कि सावन के महीने में यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने आते हैं, जलार्पण करते हैं।
यहाँ तक कि जिस तरीके से देवघर में बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लोग पैदल चलकर बाबा बैजनाथ को जलार्पण करते हैं, ठीक इसी तरीके से बाबा गरीबनाथ के मंदिर में भी बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए कांवड़िए हाजीपुर के पास से पहलेजा घाट से गंगा जल लेकर पैदल चलते हुए बाबा गरीबनाथ के मंदिर आते हैं और जलार्पण करते हैं। विशेष रूप से सप्ताह के 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है। दरअसल शनिवार को वहां से वो गंगा जल लेकर चलते हैं और लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वो मंदिर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचते हैं और यहाँ पर वो जलार्पण करते हैं। सालों साल यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक सोमवारी को कम से कम यह मानकर चला जाता है कि कम से कम 8 से 10 लाख श्रद्धालु जलार्पण करते होंगे। इतनी भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा अभी यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाती है। विशेष रूप से पटना से हाजीपुर होते हुए जो राजमार्ग मुजफ्फरपुर आती है, उसमें हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक के एक लेन को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और शनिवार से लेकर सोमवार तक उस मार्ग में वाहन नहीं चला करते हैं। सिर्फ एक लेन वाहनों के लिए खुला रहता है और एक लेन कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से फ्री रखा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जाती है और उसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक व्यवस्था बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास एक कंट्रोल रूम की स्थापना होती है और इस कंट्रोल रूम का विशेष उद्देश्य यह होता है कि जो कांवड़िए दूर दूर से वहां पर आते हैं, अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई तकलीफ हो तो उसका वहां तुरंत इलाज किया जा सके। यदि कोई अचानक बेहोश हो जाए या बीमार पड़ जाए तो उसकी चिकित्सा की जा सके और यदि आवश्यकता हो तो तुरंत उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देते हुए किसी नजदीकी अस्पताल में भेजा जा सके। दूसरी प्रमुख बात होती है कि विधि व्यवस्था की समस्या, क्योंकि मंदिर प्रांगण में भीड़ भाड़ होना स्वाभाविक सी बात है और कुछ अराजक तत्व इसका फायदा उठाते हुए वहां पर अराजकता भी फैला सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि यदि किसी भी तरह की विषम परिस्थिति पैदा हो तो तुरंत उसे नियंत्रित किया जा सके। तो इससे शनिवार से सोमवार सप्ताह में 3 दिन और महीने के कुल 15 दिनों तक यहाँ पर कार्य करने का अवसर मिला। हालांकि इसके पहले जो जहां मेरा प्रस्थापन था वहां पर भी इस तरह के कई महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेने का अवसर मिला था, लेकिन बाबा गरीबनाथ के मंदिर में प्रत्येक सप्ताह इस तरह की चीजें चलती रही और विशेष रूप से इस प्रक्रिया में सौभाग्य से मुझे भी जो सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस तरह का एक अवसर मिला बाबा के दरबार में लोगों की सेवा करने का। थोड़ी कठिन थी क्योंकि 12 घंटे बैठना आसान नहीं था, लेकिन मेरे लिए एक फायदा यह था कि सुबह के समय जो मॉर्निंग वॉक होता है तो यहाँ से लगभग मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर है, तो प्राय मैं पैदल चलते हुए ही मंदिर चला जाता था और फिर पैदल चलते हुए घर आता था। तो इस तरीके से लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर की यात्रा हो जाती थी और एक तरह से मेरा एक्सरसाइज व्यायाम भी हो जाया करता था, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक अच्छा भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर यह माह बहुत रोचक रहा और आगे तो दोस्तों साल खत्म हो चुका है और जो भी इधर उधर की जो ड्यूटियां थी वह भी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिलहाल आयोग के द्वारा हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क दिया गया है, वह है केपी सर्वे। कुल 4 विधानसभा में ये कार्य मुझे करना है और उन चारों विधानसभा के 2 अधिकतम और 2 न्यूनतम वीटीआर वाले मतदान केंद्रों को चयनित करते हुए कुल 60 मतदाताओं से ये सर्वे किया जाना है। इस सर्वे का जो मूल थीम है
वह है कि मतदाताओं में निर्वाचन कार्य के प्रति कितनी जागरूकता है, वो कितना नॉलेज रखते हैं और अपने मतों के उपयोग के क्रम में वह जाति, धर्म या किसी प्रकार के प्रलोभन या दबाव आयोग द्वारा जो की गई व्यवस्थाएं होती है, उन सब के प्रति उनकी क्या समझ है, क्या वो विचार रखते हैं, तो उन सभी चीजों को उनसे पूछा जाना है और उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपडेट करना है। तो कुल मिलाकर यह कार्य भी लगभग 15 दिन अभी करने होंगे, क्योंकि कुछ मतदान केंद्र हो सकता है कि नजदीक हो, कुछ अत्यधिक दूरी हो, और उन लोगों को घर पर जाकर डोर टू डोर विजिट करते हुए उनसे मिलना है और उनके साथ सेल्फी भी लेना है। तो ये सारी चीजें होगी और जैसा भी अनुभव रहेगा आपके साथ साझा करूंगा। तो तब तक के लिए बाय।